आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू टच इंग्लिश। आज का टॉपिक है वर्ब। देखिए, हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी है, और आज क्रिया है। तो ये क्यों अलग अलग पढ़ रहे हैं? देखिए, भाषा होती है हर देश की। भाषा का यूज़ क्यों किया जाता है? भाषा होता है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। हम भाषा के माध्यम से अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं। ठीक है, अब वो भाषा का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें नाउन भी होता है, उसमें प्रोनाउन भी होता है, उसमें वर्ब भी होती है, उसमें एडजेक्टिव भी होता है, कभी-कभी एडवर्ब भी होता है। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं, फिर इनको व्यवस्थित रूप से जमाना कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, तभी वो सार्थक रूप लेता है वो वाक्य अपने आप में। और जब तक वो सार्थक रूप नहीं लेगा, वो गड़बड़ रहेगा, समझ में नहीं आता सामने वाले को कि वास्तव में इसने क्या कहा। छोटे बच्चे की बात करें, जब वो टूटा-फूटा बोलना सीखता है, तो हम उसको जनरली चीज़ें बताते हैं कि ये पानी है, ये बॉटल है, ये मतलब पेन है। लेकिन हम उसको ये थोड़ी बताते हैं कि ये नाउन है, क्योंकि वो उसके लेवल से बाहर है, वो नहीं समझेगा नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं। हम सिर्फ़ उसको चीज़ों के बारे में बताते हैं। जब वो टूटा-फूटा बोलना सीखता है, तो धीरे-धीरे वो कुछ तो भी बोलता है, मतलब सही नहीं बोलता है। मान लीजिए उसे पानी पीना है, तो बोलेगा पानी पीना। अब वो है नहीं बोलेगा, उसे नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करूँ मैं। लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं कि इसने बोला पानी पीना। लेकिन क्या वो सही है? जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो अपनी बात समझाने के लिए यूज़ कर रहा है, तो चलता है, ठीक है ना? तो हम जब फिर वो थोड़ी धीरे-धीरे बड़ा होता है, तब हम उसको बताते हैं कि वाक्य को पूरा करो कि मुझे पानी पीना है। अब वो समझ गया, उसने मुझे भी लगाया, जो कि सर्वनाम है, पानी भी लगाया, जो कि नाउन है, और पीना लगाया, जो कि क्रिया है, और है लगाया, जो कि सहायक क्रिया है। तो इस तरह से जब वो व्यवस्थित करना सीख जाता है, तो यही होता है, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति, और वो अपनी बात सामने वाले को क्लियरली समझा सकता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं, इनको मिला के एक वाक्य बनता है, जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं सामने वाले से। वाक्य को कैसे बोलना है, मतलब वाक्य का टेंस क्या है, क्रिया कब हुई, कैसे हुई, ये सब हम पढ़ते हैं ग्रामर के थ्रू। चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर हो। जब कोई अंग्रेज़ जब अपने बच्चे को सिखाएगा, तो वो अगर वो बोल रहा है कि उससे बोलो, उससे मतलब किसी से बोलो कि मुझे दे दो, तो वो गिव मी सिखाएगा, गिव मी। जबकि बच्चा नहीं जानता कि गिव एक क्रिया है और मी एक प्रोनाउन है, वो नहीं जानता है। सिर्फ़ उसको ये पता है कि गिव मी मीन्स उसको बता दिया कि हाँ, मुझे देने के लिए बोला है, लेने के लिए बोल रहे हैं। और हम लोग सिखाते हैं कि बच्चे को हिंदी में कि अंकल से बोलो कि दे दो। तो दे दो उसे नहीं पता कि ये क्रिया है, ठीक है? वो सिर्फ़ इतना जानता है कि दे दो अगर मैं कहूँगा तो ये मुझे दे देंगे। तो ये सब चीज़ें हम डीपली पढ़ते हैं, बड़े होके बचपन में नहीं समझ में आता है कि हमने क्या बोला, बस इतना पता है हाँ, इसका मतलब हमको पता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो आज हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया क्या होता है? कोई भी काम करना। काम कोई भी हो, दिन भर में हम हज़ारों काम करते हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, सोना, जो भी है, खेलना। तो इसको हम क्रिया बोलते हैं। कोई भी काम करने को हम क्रिया बोलते हैं, और हर वाक्य में एक क्रिया होती है, अधिकतर होती है। क्रिया होती है 2 रूप 2 तरह की। क्रिया एक्चुअली बहुत तरह की होती है, लेकिन मेनली हम देखें तो 2 तरह की होती है। एक तो सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और एक होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया जो मेन क्रिया होती है, जैसे कि हमने बोला कि मुझे खाना खाना है, तो खाना मतलब जो ईट वाला जो है खाना, वो हो गई मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और खाना है जो लगाया उसे कंप्लीट होने के लिए, वो होती है सहायक क्रिया। मतलब सहायक क्रिया वो जो होती है, वो मेन वर्ब को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 तरह की वर्ब हम पढ़ते हैं। एक होती है बी वर्ब, मतलब वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज वर्ब और बी खुद एक वर्ब होती है। ये 5-6 तरह की क्रिया हम पढ़ते हैं। अब ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब और बी, ये अधिकतर टेंस में यूज़ करते हैं हम इनका। तो इज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वॉज जब पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वॉर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और बी खुद एक वर्ब है अपने आप में, जिसका मतलब होता है होना। बी, बीइंग, बीन, ये सुने होंगे आपने। दूसरी होती है वर्ब टू हैव। हैव में हैज़ वर्ब होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जो कि हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव और हैड का।
एक प्रेजेंट का परफेक्ट होता है और एक पास्ट का परफेक्ट होता है। उसमें हम हैज़ और हैड का यूज़ करते हैं। हैव होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और हेड जो होती है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हेड का यूज़ करते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। ये हम टेंस पढ़ेंगे तब क्लियर होगा आपको। एक होती है डू वर्ब जो हम प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ किया जाता है, जिसको डू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डिड मतलब पास्ट टेंस के साथ, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अभी मोटा मोटा रूप मैंने इनका बता रही हूँ आपको। दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब 13 होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये 13 मॉडल वर्ब होती हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल में, अलग अलग प्रत्येक मॉडल वर्ब को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि किसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगली है दूसरी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब होती है लगभग 5 प्रकार की। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और कॉजेटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब को जब टेंस के तरह टेंस में यूज़ करते हैं और हम तब पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की मानी जाती है, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव वर्ब। जीरंड वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब रीडिंग, ईटिंग, डूइंग, मतलब डूइंग नहीं सॉरी स्विमिंग। जब वर्ब एक नाउन के रूप में काम करती है, एक संज्ञा के रूप में काम करती है, आईएनजी लगी हुई वर्ब, तब हम उसको जीरंड वर्ब बोलते हैं। एक होती है इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया। जिस सेंटेंस में कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तब हम उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म सहित। सकर्मक मतलब कर्म सहित। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो, बिना कर्म के भी क्रिया कंप्लीट हो रही हो, तो हम उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जो होती है जब हम क्रिया खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, उसे हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब के फॉर्म की, यानी कि क्रिया के रूप की। जनरली हम क्रिया के 3 रूप पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये रूप क्यों होते हैं? देखिए, हिंदी में जब हम कोई बात कहते हैं तो बात जो भी काम की बता रहे हैं, अभी किया है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में करने वाले हैं, इनके लिए हमारे पास ईजी से शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, तो रही हूँ लगाया मीन्स समझ में आ गया कि हाँ अभी पढ़ रही है। मैं पढ़ी थी कल, तो बता दिया पढ़ी थी, ये चेंज किया तो समझ में आ गया कि हाँ कल पढ़ी थी। मैं पढ़ चुकी थी समझ में आ गया कि और पुरानी बात है। तो हिंदी में जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, रही थी, चुकी थी, जाता हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, इस तरह से ईज़ी लगता है हमको बोलना। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे समझेंगे? अगर क्रिया का एक ही रूप होता तो पता कैसे चलता कि कब की बात चल रही है ना? तो इसमें 3 तरह की वर्ब मेनली हम पढ़ते हैं, जो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए फर्स्ट वर्ब जो होती है, मतलब वर्ब का जो पहला रूप होता है उस वो नॉर्मल होता है, गो, ईट, रीड, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तब हम इसमें कुछ नहीं लगाते हैं, एस, ई एस कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में वर्ब सेकंड जो होती है वो पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ होती है। देखिए वर्ब का जो दूसरा रूप होता है, क्रिया का जो दूसरा रूप होता है, वो एक ही टेंस में यूज़ होता है, वो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। एक ही टेंस में यूज़ होता है इसका, वर्ब सेकंड का। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब सेकंड का यूज़ नहीं होता। वर्ब थर्ड जो होती है, मतलब तीसरा जो रूप होता है वर्ब का, वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। तीनों टेंस के परफेक्ट में हम वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम जब पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव, तब भी हम वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। ये पैसिव एक्टिव जब आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगी उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अगर टेंस नहीं आएंगे तो एक्टिव पैसिव भी समझ में नहीं आएंगे, तभी नरेशन भी बताऊंगी। ठीक है, वर्ब फोर्थ जो होती है वो होती है कंटिन्यूस टेंस के लिए। मतलब जब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लग जाता है तो उसे हम चौथी वर्ब मान लेते हैं कि वर्ब में हमने जो भी छेड़खानी करी है, यहाँ कोई कुछ नहीं किया, तो मतलब वर्ब फर्स्ट है जो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसका रूप चेंज कर दिया सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट के साथ, यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दिया यानी कि पास्ट परफेक्ट के साथ, यहाँ पर भी हमने गो में छेड़खानी करके आईएनजी लगाया है। इट मीन्स ये चौथा रूप है उसका, जो हम कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ करेंगे, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब का पांचवा रूप जो होता है वो होता है ई एस या एस लगाना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना। इसमें एस या ई एस जब हम जोड़ते हैं, जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, तब हम लगाते हैं हमेशा सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्ब का पांचवा रूप। तो ये 5 रूप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेंगे आपको। और वर्ब के बहुत बहुत क्रिया होती हैं,
हज़ारों क्रिया हैं, अनकाउंटेबल क्रिया होती हैं, उनके रूप होते हैं अलग अलग, तो आपको याद करना पड़ेंगे ये तो। मुझे खुद बहुत सारे याद नहीं है, बहुत सारे याद भी हैं। और ये हमारा वर्ब का मेन मैंने अभी आपको मुख्य मुख्य बता दिया है कि क्या है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। एक शब्द दैट इज यूज टू, जो यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट दैट, या फिर ये दर्शाता है कि कुछ हुआ। समथिंग हैपन्स मतलब कुछ भी कार्य हुआ, कुछ क्रिया हुई है। और एग्जिस्ट, और या कोई चीज़ अस्तित्व में है, आई है, तो उसे हम बोलते हैं, उस शब्द को हम वर्ब बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी कि अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन, एक ऐसा शब्द जो हमें किसी क्रिया के बारे में बताता है। एक्शन मीन्स क्रिया। एवरी सेंटेंस हैज़ ए वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस, ऑलमोस्ट प्रत्येक सेंटेंस एक वर्ब रखता है अपने आप में। एक वर्ब के बिना बताते हैं कि वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है, अब चाहे उसमें वो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे वर्ब के लिए आ जाए। अब पहला था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कि वर्ब टू बी वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें कि इज हमारा वॉज वर्ब और खुद भी एक वर्ब थी। अब इनका अलग अलग, इनका यूज़ कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, ये देख लेते हैं। वॉज वर्ब, इज एम आर, ये 5 वर्ब जो हैं, अगर इनमें से कोई सी वर्ब आ रही है, और ये 5 इसलिए लिख दी इकट्ठी, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी जी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट के टेंस में बात चलेगी तो इज आ जाएगी, है ना। और अगर आई होगा तो एम आ जाएगा, प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस की बात चल रही है तो आई के संग वॉज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के संग वर आ जाएगा, सिंगुलर के संग वॉज आ जाएगा। इस तरह से यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई सी भी वर्ब आ रही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी, जो कि कंटिन्यूस में ज़रूरी होता है आई एन जी लगाना। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस में होगा, ये इसका रूप जो होगा सेंटेंस का, वो एक्टिव वॉइस के रूप में होगा और कंटिन्यूस के रूप में होगा। तीनों के कंटिन्यूस कोई भी हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का कंटिन्यूस होगा, तो आई एन जी कंपलसरी है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, प्लस इज एम आर या वॉज वर्ब। ओके, ऐसे कि राधा इज रीडिंग बुक, राधा सिंगुलर थी इसलिए इसमें से लेके हमने इज लगा दिया। ठीक है, अब रीडिंग, रीड एक क्रिया है, मेन वर्ब है, और उसमें आई एन जी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट। और अगर इसमें पास्ट का टेंस बनाना होता तो राधा सिंगुलर थी तो वॉज लगा देते, राधा वॉज रीडिंग बुक, राधा किताब पढ़ रही थी। इसमें है राधा किताब पढ़ रही है। ओके, एक तरीका तो ये हो गया, कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं। दूसरा तरीका देखिए, वॉज वर इज एम आर होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर इनमें से कोई सा भी आ रहा है टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन की जो भी है, तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं। जब सेंटेंस का प्रारूप पैसिव वॉइस के रूप, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, तब हम वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा एक अच्छी चीज़ है कि वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ये एक प्लस पॉइंट है इसमें, इनके साथ। ठीक है, इंडेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट या पास्ट का किसी का भी। यदि पास्ट के इंडेफिनिट चल रहे हैं तो वॉज वर्ब ले लेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट चल रहे हैं, पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर ले लेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दे वर टॉट बाय मी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और मान लीजिए पास्ट का इंडेफिनिट होगा ये, और जो पैसिव वॉइस के रूप में होगा, तो दे वर टॉट बाय मी, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ठीक है, और बाय मी, और सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी सेकंड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी। ओके, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, और उसके पहले हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं उसको, हम ये वर्ब वाज इज एम आर वगैरह नहीं लगाते उसमें। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस में हो गया, दूसरा पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे इनका। अगला है एडजेक्टिव, जैसे कि इज एम आर या बोज वर्ब में से कुछ भी आ रहा है तो हम उसके बाद एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई के साथ एम लगता है। शी इज़ इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अब आप इसको टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहिए भले। शी वॉज इंटेलिजेंट, वह होशियार थी। दे वर इंटेलिजेंट, वे होशियार थे। आई एम इंटेलिजेंट, मैं होशियार हूँ, है ना। और यू आर इंटेलिजेंट, तुम होशियार हो। तो हम ये बदलता रहेगा, इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है नाउन की विशेषता बताने वाला या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। और एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव की, वर्ब की, और खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता जो बताता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर यू था जो प्लूरल है, हमेशा हम यू को प्लूरल ही मानते हैं। और आर, प्लूरल के साथ आर लगेगा। और वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आर का यूज़ हुआ।
तो इस तरह से कब कब इनका यूज़ होगा, इन तरीक़ों से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। आगे है इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कुछ भी आता है, उसके बाद टू आता है, तो हम वर्ब फर्स्ट का यूज़ करेंगे। इट मीन्स अगर टू आ रहा है तो टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज़ होगा, यानी कि क्रिया के पहले रूप का यूज़ हम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना होगी। जैसे कि सी इज़ टू गो फॉर द स्कूल, मतलब उसे स्कूल जाना है। यहाँ पर शी है, सिंगुलर है तो इज लगा दिया, फिर टू है तो गो की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, गो। गोज नहीं करेंगे, गोइंग नहीं करेंगे। तो और कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देते हैं कि शी इज़ टू गोइंग, और फिर बोलते हैं फाइंड द एरर। तो नहीं ध्यान रहता, टू गोइंग भी सही लगता है पढ़ने में कि सी इज़ गोइंग टू, सी इज़ टू गोइंग फॉर द स्कूल, इस तरह से दे देते हैं। तो ध्यान रखना कि टू के बाद हम गो में कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना आई एन जी, ना एस या एस। जनरली हम उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे स्कूल जाना है। और अगला तरीका होता है यूज़ करने का, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आए इसमें से, उसके बाद अबाउट टू और प्लस वर्ब फर्स्ट। अबाउट टू का मतलब होता है वाली है या वाला है, मतलब अपन ऐसा नहीं बोलते अरे वो खाना खाने वाली है, अरे वो जाने वाली है, तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने आर का यूज़ किया कि दे आर अबाउट टू कम, वे आने वाले हैं। हम कई बार बोलते हैं ना कि जल्दी करो वो आने वाले हैं, तब हम ऐसा अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो अबाउट टू के बाद भी वर्ब फर्स्ट का यूज़ होगा और टू के बाद भी वर्ब फर्स्ट का यूज़ होगा। ये एरर में इस तरह से पूछते हैं कि अबाउट टू गोइंग कर दें, अबाउट टू कमिंग कर दें, तो यही इसकी एरर होती है। तो वर्ब एक अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा डीपली जाएगा और थोड़ा समझने वाली बात होती है इसमें। क्रिया के हम और भी रूप पढ़ेंगे, तो ये वीडियो को यहीं पर हम बंद करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।